संडे को सर पोस्टपोन कर सकते हो क्या? क्या हो गया? सर टेस्ट संडे को पोस्टपोन। अच्छा, टेस्ट संडे को रखे? यस सर। सर ठीक है सैटरडे बेटा, पढ़ लेंगे ठीक है, पूरा। कर लेंगे, कोई बात नहीं। ओके सर। थैंक यू सर। सर क्यों सैटरडे को ही सही है? सर संडे क्यों वेस्ट करना है? सर अब देखते वैसे हैं भी बेटा। संडे को क्लास तो लोगे ही, सर टेस्ट ही दे देंगे। हाँ। सर संडे को क्लास है। विल सी, ठीक है, मैं बताता हूँ बेटा कैसा रहेगा ना। ओके सर। वैसे प्रिपरेशन सैटरडे के अकॉर्डिंग ही रखिए, ठीक है। बाकी कोई भी चेंज होगा तो आई विल इन्फॉर्म। बाकी बेटा तुमने पढ़ तो लिया ही है, टेस्ट स्कूल में भी दे दिया ही हो, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए सर सैटरडे को। हाफ चैप्टर का लिया था उनने। अच्छा हाँ अच्छा, सर। चलो देखते हैं बेटा, करते हैं अपन शुरू, है ना अभी तो। चलो बेटा, ठीक है। चलो बेटा शुरू करते हैं। बेटा पिछली क्लास में हमने एक डेरिवेशन किया था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और हमने क्वेश्चंस किए थे रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो किया आपने ये क्वेश्चंस? ये भी एक बात तो सही। चलो देखो बेटा, यहाँ पे कहानी में बेटा एनर्जी स्टोर्ड हम निकाल चुके थे। अब पहले एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, उसके बाद इस एनर्जी स्टोर्ड पे चलेंगे अपन। आपको पता हो तो बेटा हमने डिस्कस किया था कि दो कैपेसिटर को कनेक्ट करने का क्वेश्चन किया था हमने। अब अभी हम बेटा अलग से एक बार देखते हैं प्रोसेस, कि मान लो कनेक्टिंग कनेक्टिंग कैपेसिटर्स। तो क्या करते हैं, कैपेसिटर को कनेक्ट करने से क्या होता है बेटा, उस सारी बात पे डिस्कस करना है। सिचुएशन देखना सभी बच्चे। मान लो बेटा एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, इस पैरेलल प्लेट भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। और एक कैपेसिटर C2 है बेटा, इसका कैपेसिटेंस C2 है। इस पे चार्ज बेटा है Q1 और इस पे चार्ज है Q2। इसका पोटेंशियल बेटा मान लो शुरू में है V1, इसका पोटेंशियल V2। ये सिचुएशन आपको सबको दी हुई है। अब हमने क्या किया, हमने इनको कनेक्ट कर दिया बेटा, कनेक्टेड। तो इन दोनों का आपने क्या किया, कनेक्ट किया। तो देखो इनको कनेक्ट करने से क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए इनको कनेक्ट करके रखा, ऐसे किसी भी वायर या किसी चीज से आपस में कनेक्ट कर दिया इनको, ये कंडक्टिंग वायर हो गया मान लो बेटा। क्या होगा जब दोनों को कनेक्ट करेंगे, जब दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया जाएगा तो क्या होगा? तो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो ऊपर चलेगा। हाँ, चार्ज फ्लो करेगा, और कब तक करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो जब हम कनेक्ट कर देंगे बेटा तो सिचुएशन क्या होगी, कैपेसिटेंस देखो बदलता है नहीं, दोनों पे क्या होगा कि पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा। तो पहले बार यदि फर्स्ट वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल V1 था, तो अब के बार इसका भी V हो जाएगा और इसका भी V हो जाएगा। और लेट से चार्ज भी अपने पास में Q1 डैश हो गया, और यहाँ पे चार्ज अपने पास में Q2 डैश हो गया। ये कहानी है कनेक्ट करने से पहले की और कनेक्ट करने के बाद की। क्या हुआ, इनिशियली मान लो बेटा C1 C2 Q1 V1 Q2 V2। कनेक्ट करने के बाद C1 और C2 तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, कैपेसिटर पे कनेक्ट करो चाहे जो करो, बट V इन पे चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक सेम नहीं होगा, तो थोड़ी देर बाद पोटेंशियल सेम हो जाता है बेटा। तो पहले तो एक स्टेटमेंट हमारा काम का, ऑन कनेक्टिंग
कैपेसिटर्स, देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। उनका पोटेंशियल बेटा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब भी दो कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट करेंगे तो उनके पोटेंशियल सेम हो जाते हैं बेटा, पोटेंशियल उनके अक्रॉस सेम तरह से हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो टोटल इनिशियल चार्ज कितना है बताओ? Q1 इनिशियल चार्ज टोटल कितना है बेटा? इनिशियल चार्ज क्यू इनिशियल है Q1 प्लस Q2 Q2 फाइनल चार्ज देखो कितना है, तो फाइनल चार्ज की जब हम बात करेंगे बेटा तो Q फाइनल हो गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश। बट दिस Q1 डैश को मैं लिख सकता हूँ बेटा C1 टाइम्स V, और Q2 डैश को भी मैं लिख सकता हूँ C2 टाइम्स V। यहाँ पे भी बेटा इसको लिखा जा सकता है C1 V1 प्लस C2 V2। बोलो सही लिखा हमने? Yes sir. कॉमन फॉर्मूले यूज किए बेटू। नाउ वी आर गोइंग टू यूज द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। सो व्हाट वी विल राइट अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन, कि चार्ज एक से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है बट चार्ज तो कंजर्व रहेगा। सो आई कैन राइट Q1 Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल। तो वैल्यूज रख दो यहाँ पे बेटा। तो दिस इज C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 टाइम्स V। तो यहां से देखो V कितना आ गया, V की वैल्यू आ गई बेटा अपने पास C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये याद रखना है, आता है समझ? तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। वेरी इजी। क्या किया, ये तो डिस्क्रिप्शन है बेटा, Q1 V1 Q1 प्लस Q2 इनिशियल बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश, एंड दिस शुड बी इक्वल टोटल चार्ज। तो वहां से V आ गया। तो क्विकली इसे लिखो, फिर बेटा आगे बढ़ाते हैं कहानी को। सर कल न्यूज आई थी कि सर 12th के एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे। अरे अभी कुछ नहीं हाँ कर सर, सकते। किसी टीचर ने फाइल किया ना। अरे कुछ नहीं है, सब मोम आया, अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, अभी उस पे सब पे डिस्कशन नहीं। पढ़ाई करो, पढ़ो इसे। सर हमारे नहीं, सर पिछले साल के, पिछले साल दूसरे भी बेटा है अभी 12th। अभी कुछ नहीं कह सकते। पॉइंट से भटके नहीं, फटाफट से बेटा पहले जल्दी से लिखो इसे। हो गया सर। डन। सर वेट, सर हाँ बोलो। ये क्वांटी ग्राफ जनरेटर क्या होता है? दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस बेटा, उसका क्वेश्चंस को मत करना ना। ठीक है 3 साल पहले ही सिलेबस से हटाया, रिड्यूस्ड में नहीं, 3 साल पहले ही सिलेबस से हटा दिया गया था वो। ठीक है ना? ठीक है सर। सर डन। चलो देखते हैं बेटा, फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी को। डन। तो बेटा ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास में। तो अब बेटा बहुत आसान बात है, देखो हमें लेटेस्ट पोटेंशियल मिल गया दोनों का। क्या मिल गई वैल्यू सर? दो का V पोटेंशियल जो होता है वो होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब चार्ज लिखना है तो कैसे लिखो? Q डैश
Q1 डैश क्या हो जाएगा? Q1 डैश हो जाएगा सर C1V और Q2 डैश क्या हो जाएगा? C2V। अब इनको अलग से रखने की जरूरत नहीं, C2V। केवल V ध्यान में रखो बेटा, V आ गया तो ये निकल जाएंगे। तो क्या बाद के चार्जेस मिल गए हमें बेटा? यस सर। इसमें एक पार्ट आता है हीट प्रोड्यूस्ड, heat produced in this process, heat produced in connecting the capacitors। अब बेटा हमें कैसे पता चले हीट प्रोड्यूस्ड हुआ? तो हम क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड निकालने का फॉर्मूला होता है हमेशा U इनिशियल माइनस U फाइनल। इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को माइनस कर दो तो हीट प्रोड्यूस्ड आ जाता है बेटा। तो हीट प्रोड्यूस निकालना है तो इनिशियल एनर्जी कितनी है कैपेसिटर की लिखते हैं। तो आइए बेटा, क्या इनिशियल एनर्जी को लिख सकता हूं? देखो हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। याद करो क्या था एनर्जी लिखने का फॉर्मूला? हाफ CV स्क्वायर था कैपेसिटर की। तो दो कैपेसिटर थे अपने यस पास, सर। पहले का हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस U फाइनल कितनी हो जाएगी? तो बेटा यहां लिखेंगे हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, ये हो गई U फाइनल। बेटा अब इसको सिंप्लीफाई करना है, दिस इज अ टास्क फॉर ऑल ऑफ यू। एक बार सिंप्लीफाई करके देखो, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस, देखो क्या करूंगा, हाफ C1 प्लस C2 को कॉमन ले लिया इंटू V स्क्वायर। तो V स्क्वायर क्या है? ये इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर जब करूंगा तो देखो क्या आएगा, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कट गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके हीट निकाल के बताओ, देखिए क्या आ रहा है। डू इट, दिस इज योर टास्क। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आएगा, सिंप्लीफाई करो। देखिए कैसे करोगे, इस ब्रैकेट को ओपन करो, एलसीएम लो, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करो और देखो क्या आता है। डू इट, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। बेटा मैनिपुलेशन है प्योर, मैं तो कर ही दूंगा, तुम ट्राई कर लो, खुद से हो जाती है तो देखते हैं कितना रिड्यूस कर पाते हो। जस्ट रिड्यूस दिस, कितना छोटा कर सकते हो सिंप्लीफाई करके। सर ये काफी बड़ा एक्सप्रेशन है। कुछ नहीं है, छोटा हो जाएगा, सब कट पिट जाएगा, कोशिश तो करो करने की। ये C1 C2 देखो कट ही गया ना, C1 प्लस C2 है केवल। मेरा देख के करोगे तो कोई फायदा नहीं है, मैं भी देखो सिंप्लीफाई कर रहा हूं। सर ऊपर सर C1 और C2 बचेगा, क्या बेटा? हाफ C1 C2 बाय सर हाफ C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय C1 प्लस C2। बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। देखो सिंप्लीफिकेशन है, इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा ऊपर। देखो कुछ चीजें हैप्पी बर्थडे हो गया, कुछ चीजों का, ये गया इससे और ये गया इससे। ऊपर ढंग से देखोगे बेटा तो C1 C2 कॉमन आता दिखेगा, तो इक्वल टू C1 C2 ऊपर कॉमन आया अपॉन 2 C1 प्लस C2। ब्रैकेट के अंदर बचा आपका बेटा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। ये जाना पहचाना लग रहा है क्या?
ये सो V1 minus V2 का होल बहुत स्क्वायर। बढ़िया। तो क्या फॉर्मूला आ गया? C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाई V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सो हीट निकालनी हो कभी भी तो हमें फॉर्मूला याद रखना है, हीट इज इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाई V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। So this is the heat produced in the process. एकदम बढ़िया है, वो बेसिक सा है। बेटा सी मैनिपुलेशन में प्योर यही होता है हीट। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन तुम कैसे करते हो? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चे बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर रहे हैं, टाइम बच जाता है, और बोर्ड में तो हम चाहे तो धीरे धीरे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से 2 स्टेप में आ जाता है, वैल्यूज रख के भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू। गुड, आसान है ये तो, आई बिलीव। यस सर। सिंपल सा प्रोसेसर है बेटा कि हीट कितनी आएगी और प्रोसेस में कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, ये सब बिल्कुल सिंपल सिंपल सी प्रोसेस है। तो आइए समझते हैं बेटा, एक क्वेश्चन करें। चलो, ये लिख लिया क्या सबने? खुद से एक बार जरूर कर लेना इसको, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा हम। सर मैंने रफ में कहा था सर, फेयर कर रहा हूँ। फेयर कर लेना बेटा, खुद से ही कर लेना भले, बट कर लो चलो ओके जल्दी से। सर। सो हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला बेटू याद रखना है सबको। चलो क्वेश्चन करते हैं एक, जो अभी सीखा उस पे देखते हैं आंसर निकालते हो कि नहीं। चलो बेटा, क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा। द सिचुएशन इज, एक 3 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है बेटा और एक 2 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है, और यहाँ पे एक स्विच लगा रखा है हमने एस। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। द क्वेश्चन इज, इनिशियली 3 microfarad and 2 microfarad capacitors charged to 20 volt and 40 volt respectively। बेटा शुरू में इन पे कुछ चार्ज था, तो 3 माइक्रोफराड को कितने वोल्टेज से चार्ज किया था? 20 वोल्ट से, और 2 माइक्रोफराड को 40 वोल्ट से। ये शुरू की कंडीशन दी हुई है। एंड देन connected as shown, find final charge on both and heat produced after closing the switches। तो बेटा एक्चुअल में कनेक्शन तो तब बनेगा जब स्विच एस को क्लोज करेंगे। स्विच एस, तो दिस इज द क्वेश्चन। अभी जो सीखा वही अप्लाई करना है। आई विल सजेस्ट नॉट टू अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूले, एकदम आराम से चले तो
स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। फॉर्मूले अपनाने की जरूरत ही नहीं है अप्लाई करने की, जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप। चार्ज कितना आया फाइनल? अरे चार्ज तो बता दो। No one is getting the answer. So 140. 140 सर कैसे? टोटल है 140। सर सिंगल सिंगल बताना है ना फाइनल? हाँ, सिंगल सिंगल चार्ज कितना आएगा? गड़बड़ कर रहे हो, 140 नहीं आएगा, 140 बाई कुछ आएगा। चलो देखो। तो 60 और 80 आ रहा है मेरा तो। सर C1 पे चार्ज है 60 और तो C2 पे चार्ज है 80। बेटा 60 और 80 तो शुरू का है, कैसे काम कर रहे हो तुम? इधर देखो। सर इनिशियल निकाला, अभी फाइनल निकाल रहा हूँ। अरे इतना टाइम इनिशियल निकालने में लग गया। इनिशियल तो Q इंटू वी, सीधा फॉर्मूला बेटा CV। लेट्स से C1 हम बोल देते हैं 3 को, C2 बोल देते हैं 2 को। सर 70 आएगा क्या फाइनल? नहीं, दोनों पे सेम कैसे आएगा फाइनल चार्ज? हो ही नहीं सकता फाइनल चार्ज दोनों पे सेम आए। सर मेरा 84 और 56 आ रहा है। हाँ सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
इधर देखे सभी, ध्यान दो इधर सब। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं मैंने क्या किया? मेरा आंसर नहीं आया, लिटिल सरप्राइजिंग है। प्लीज रेस्पॉन्ड। आर यू गेटिंग व्हाट आई हैव डन? बेटा बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर। इनिशियल चार्ज इसका 60 था, इसका 80। फाइनली पोटेंशियल सेम हो जाता है तो इसका नया चार्ज होगा 3v, इसका 2v। तो v निकाल लिया और q1 डैश q2 डैश आ गया। कई बच्चे बोलते हैं नहीं सर हमें तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करने का मन नहीं करता, तो मेथड नंबर 2, शॉर्टकट लगाओ फॉर्मूला v का। v इज इक्वल टू c1v1 प्लस c2v2 अपॉन c1 प्लस c2। इसको लगा के सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 28। फिर q1 डैश q2 डैश निकाल लो। क्या इतनी बात समझे क्या? यस सर। यदि समझ गए तो अब सब कुछ पता है। अब तो हीट निकाल दो कितनी आ रही है। सर 240। हाँ 240 आएगा। इससे नहीं कितना 240 क्या? माइक्रोफराड? हीट की यूनिट, अरे भगवान। सर जूल। हाँ माइक्रो जूल, 240 माइक्रो जूल, 240 माइक्रो जूल आएगा आंसर। और सब ट्राई करें जल्दी से, फॉर्मूला लगा के निकाल लो भले जल्दी निकले तो। वन बाई टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सर इसका आंसर माइनस में आ सकता है क्या? ना हीट माइनस कभी नहीं आएगी बेटा। क्या यहाँ पे एक भी चीज ऐसी है जो माइनस ला सकती है? खुद से सोचो देखे। नो सर स्क्वायर हो रहा है ना। हाँ कभी नहीं आएगा माइनस। अरे दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। पता नहीं क्या कर रहे हो, सिंपल प्रोसीजर है। और किसी का आंसर आ रहा है? यस सर 240 आ रहा है। बेटा जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। सर 240 आ रहा है। हाँ माइक्रो जूल में आएगा। किस में आएगा? माइक्रो जूल। हाँ माइक्रो जूल में आएगा 240। बेटा चाहे पूरा लगाओ चाहे फॉर्मूला लगाओ, सब तरह से आंसर आएगा। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आता है। आपको इनिशियल फाइनल सिचुएशन दी रहेगी, कनेक्ट कर देंगे, बोलेंगे कितना क्या हुआ। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं सारे, जो इस पैटर्न पे आता है एग्जैक्ट सेम, विदाउट एनी टाइप ऑफ चेंज। तो वो भी यदि हम नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ जरा। समझ आ रहा है क्या? यस सर। तो बेटा ये तो करना पड़ेगा, समझ में आना चाहिए बेटू। बहुत सिंपल है, इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इजीली डुएबल एंड वेरी सिंपल प्रोसीजर। कर लेंगे हम सब। यस सर। तो बेटा क्वेश्चन को दिमाग में बिठाया है और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है मैं आगे बढ़ता हूं। चलो देखो, मन तो मान नहीं रहा, एक सवाल और कर लो। यही होता है अपने साथ में ना। वही सिमिलर क्वेश्चन। फोर माइक्रोफराड, C2 is 8 microfarad. Initially charged to
V1 बोल रहा हूँ बेटा, मैं C1 C2 लिख दिया इसलिए शॉर्ट में V1 लिख रहा हूँ। V1 को चार्ज किया गया 30 वोल्ट से एंड V2 को चार्ज किया गया 20 वोल्ट से। ठीक है, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन बोथ। चलो करो जरा जल्दी से। इस बार कम से कम आंसर आना चाहिए। मतलब कनेक्ट करने के बाद है ना, स्विच को कनेक्ट करने के बाद फाइनल चार्ज क्या होगा बेटा। बिटू 100 एंड 200 आया तो आन में आ ही नहीं सकता। 160 और 120, 280 तो टोटल ही है बेटा। फ्रैक्शन में हो रहा है। हाँ आने दो ना, क्या दिक्कत है, फ्रैक्शन में ही रख दो, मतलब सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में आंसर कर लो बेटा। द टोटल चार्ज इज 280, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो, ढंग से करो बेटा। टू 80/3 और 560/3 आ रहा है। ऐसा कुछ ही आएगा। चलो देखे बेटा, बताऊं? सर 2 मिनट। बहुत आसान है बेटा, जल्दी करो। गुड। और बेटा कर पा रहे हो क्या? सर 1 मिनट होने वाला है। सर एक पे आ रहा है 25/4 और एक पे 25/2। इतना कम है नहीं बेटा। एक 4 एक 8 है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो। हो सकता है पता नहीं कैलकुलेशन सोल्व हो क्या आ जाए तो, बट आई डोंट थिंक इट बी सॉल्व में हो रहा है। 280/3 और 560/3 डिवाइड में हो रहा है। हाँ ऐसा आना चाहिए। हे भगवान, कितनी कमजोर कैलकुलेशन है बेटा आप लोगों की। इतनी देर में तो मैं इसमें हीट प्रोड्यूस भी निकाल देता नॉर्मल मेथड से। अभी मत कहना सर आपको बहुत टाइम हो गया। मैथ्स के लिए फिजिक्स की जरूरत नहीं होती, मैथ्स करने के लिए। सर बताया तो था जल्दी। हाँ बेटा, सबने नहीं बताया ना। बेटू कैसे करेंगे इसको? अगेन सिंपल प्रोसीजर, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q डैश। Q1 कितना है? C1 इंटू V1, तो C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल टू C1 V प्लस C2 V। रख दो सबकी वैल्यूज को बेटा। तो ये कितना आ गया देखो, 4 इंटू 30 प्लस 8 इंटू 20 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाएगा 12 इंटू V। तो यहां से V की कितनी वैल्यू आ गई बेटा? देखो इसको सॉल्व कर लूंगा मैं, तो ये कितना आ रहा है? 280 अपॉन 12। कट पीट लो इसको, तो 4 7 जा 4 3 जा, 70/3। तो दिस इज द आंसर। तो Q1 डैश कितना हो गया? Q1 डैश हो गया 4 इंटू 70/3 एंड Q2 डैश इसका डबल।
अब बताओ यहाँ क्या दिक्कत आ रही है? सर मेरा Q1 सर 96 आया है सर, मैंने पूरा अच्छे से सब डिवाइड कर दिया। बेटा डिवाइड, अच्छा इसका ये कितनी वैल्यू आएगी 230/3? दिस इज 9। सर नहीं कटेगा। नहीं कटेगा, अप्रोक्सीमेट देख लो, 29 27 सर 90 96.64 93 कुछ आ पॉइंट रहा कुछ है। आ रहा है। सर मैं 96 पता नहीं कैसे आ गया। बेटा देखना देखना कहाँ पड़ेगा। गलती की, ये समझ आता है क्या किया मैंने? यस सर, ये तो सर हो गया पूरा प्रोसीजर। हाँ तो बेटा सी, इट्स जस्ट सिंपल क्वेश्चन, बिलीव मी बेटा, ये फॉर्मूला है, आप ये प्रोसीजर किसी को भी बताएंगे वो इजीली कर पाएगा, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, इसमें तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा भी यदि हम यूज करेंगे वी विल बी डेफिनेटली एबल टू डू इट बेटा, कहीं ना कहीं बस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो। गुड, यस सर। चलो आगे चलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल शेल। कह सकते हैं लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, एक डेरिवेशन है मतलब। चलो बेटा देखो, सर वो पोलराइजेशन वाला टॉपिक भी कर दिया क्या? नहीं बेटा पोलराइजेशन वाला है, बट दैट वी विल डू लेटर ऑन ना। ठीक है। ठीक है उसको करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा टाइम बाद में करेंगे, थोड़ा टिपिकल है काफी। चलो देखो बेटा इसको, हाँ कहाँ पे थे हम, हाँ तो ये कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो इसको कैसे डील करना है समझना बेटा बात को। सी दिस इज नॉट अ डायरेक्ट टॉपिक इन द बुक्स, बट ये क्वेश्चन बेटा एक्सरसाइज में रहता है प्रूफ करने के लिए, और मल्टीपल टाइम्स बोर्ड ने भी पूछे हुए हैं कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में। तो मतलब क्या है स्फेरिकल शेल से, पहले वो समझते हैं बेटा। दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनाए जाते हैं, मान लो एक विद द रेडियस a एंड द अदर विद द रेडियस b, इसके सराउंडिंग में विद रेडियस b। इस तरह से दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनाए जाते हैं बेटा। एक को इस पे चार्ज दिया जाता है मान लो q, और दूसरे को चार्ज दिया जाता है -q। ऐसे सिमिलर प्रोसेस वही चार्ज देने के बेटा, एक को q तो दूसरे को -q, कैपेसिटर का जो नॉर्मल प्रोसीजर रहता है। तो ये एक स्फेरिकल शेल की तरह काम करता है और इसका कैपेसिटेंस बताना होता है हमें, ठीक है बेटा। आई होप ये बात समझ आ रही है। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसका यदि मुझे कैपेसिटेंस बताना है इस स्फेरिकल शेल का, तो आप सबको पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q/V, मानते हैं। यस सर। जहां V बेटा दो सरफेस के बीच, जैसे पैरेलल प्लेट आ गया था तो दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसी तरह यहाँ पे दो स्फेयर्स आ गए एक तरह से, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम क्या करते हैं, इन पे कोई भी दो पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं बेटा। मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है A और एक पॉइंट यहाँ पे इसी सरफेस पे है B। तो एक्चुअल में यहाँ पे V जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन A एंड B। सो वी कैन राइट इट Q/VAB, मतलब पोटेंशियल A और B के बीच का। बेटा ये तो फॉर्मूला हो गया एक तरह से। अब कैसे निकाले बताओ, VA माइनस VB, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी बता पाएगा? क्या स्फीयर्स के लिए पोटेंशियल लिखना आता है क्या हमें? यस सर। बताओ फॉर VA पॉइंट A क्या लिखूं मैं बेटा? A पॉइंट इस अंदर वाले स्फीयर का सरफेस पे है, तो किसी भी स्फीयर की सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q/R, याद है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ये डिराइव किया था, एग्जैक्ट पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है। तो बेटा इसका चार्ज है -Q और इससे रेडियस है A, तो V8A आ जाएगा बेटा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, V ड्यू टू इनर शेल, इनर स्फीयर, प्लस V ड्यू टू आउटर। तो बेटा इनर वाले की वजह से बताओ कितना आएगा, इनर वाले की वजह से A पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा -KQ/A। अच्छा बाहर वाले की वजह से कितना आएगा A पॉइंट पे पोटेंशियल, KQ/B। ध्यान से देखो बेटा, किसी भी स्फीयर के अंदर उतना ही पोटेंशियल होता है जितना उसके सरफेस पे होता है, याद आ रहा है हमें? यस सर। थर्ड केस कंडक्टर वाला।
सो दिस विल बी KQ अपॉन B। तो ये हो गया हमारा VA। अब VB बताओ, क्या VB भी बेटा दोनों की वजह से लिखा जाएगा? V ड्यू टू इनर प्लस V ड्यू टू आउटर। तो इनर की वजह से किसी भी r दूरी पे, मतलब किसी भी स्फीयर से उसके बाहर r दूरी पे पोटेंशियल कितना होता है? दैट इज सर सेम, वो वैल्यू उतनी ही होती है जितना मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। तो यहां से B पॉइंट, ये B पॉइंट इससे कितना दूर हो गया? B दूर। तो बेटा ये आ जाएगा माइनस KQ अपॉन B, प्लस बाहर वाले की वजह से सरफेस पे उतना ही होता है जितना उसके अंदर पे होता है। सो उसका आएगा आंसर प्लस KQ अपॉन B। C1 हमें ये दोनों पोटेंशियल लिखने का पता चला कि कैसे लिख पा रहा हूं। सर ये पॉइंट और समझा दो सर, सर VB का। बेटा B पॉइंट का यहाँ पे है, इससे बाहर। एक बात बताओ, किसी भी स्फीयर पे यदि Q चार्ज है और उससे R दूरी पे पोटेंशियल लिखना है और R ग्रेटर देन R होती है, तो क्या मैं पूरे चार्ज को सेंटर पे मान के पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा दूं? तो यहाँ बेटा फॉर्मूला आता है KQ बाई AR। तो ये इस अंदर वाली से तो ये B दूरी पे हुआ ना पॉइंट B, इसके सरफेस पे कोई भी पॉइंट लो, तो इसलिए हमने माइनस KQ बाई B, और बाहर वाली के तो रेडियस जितने पे है ये पॉइंट, तो KQ बाई B। क्लियर? यस सर। तो बेटा ध्यान से देखोगे तो VB की वैल्यू आ जाती है 0 और VA की वैल्यू जो है, अच्छे से समझना यहाँ पे कि VA क्या होगा। VA में आपका A बड़ा है या B बड़ा है? B बड़ा है सर, B बड़ा है, तो एक्चुअल में पॉजिटिव क्वांटिटी छोटी है, तो साफ दिख रहा है यहाँ पे दैट VA इज नेगेटिव। तो मैं यहाँ से माइनस का साइन बेटा कॉमन ले लेता हूँ। सो माइनस का KQ हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में देखो क्या बचेगा, 1 बाई B। ठीक है, सही कर रहा हूं ना मैं? हाँ, 1 बाई A माइनस 1 बाई B। गुड, दैट्स करेक्ट। तो अब देखो बेटू, दिस इज दिस, ये समझ आया सबको? क्या किया मैंने? माइनस कॉमन लिया है, बस इतना देखो बेटा। सो अब ध्यान से देखो बेटा, ये 0 है और ये नेगेटिव है, तो कौन सा पोटेंशियल हाइयर है? 0 VB इज ऑन हाइयर साइड। तो बेटा VAB को हम लिख देंगे VB माइनस VA। तो देखो बेटू क्या आ गया, 0 माइनस ऑफ माइनस KQ अपॉन 1 बाई A माइनस 1 बाई B। तो ये ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कैसा आ गया, KQ इंटू इसका LCM लिया AB, तो ऊपर बन गया B माइनस A। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, हमारा कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, कैपेसिटेंस इज Q बाई V VAB, और ये वैल्यू यहां से उठा के रख दो बेटा। तो Q तो था ही, डिवाइड बाई KQ B माइनस A, और बेटा AB जो नीचे आएगा वो ऊपर चला जाएगा। सो AB, Q से Q चला गया, तो इसका फॉर्मूले को बेटा हम ऐसे याद रखते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल शेल। अगेन रिपीट करता हूं, वापस सुनना। दो पॉइंट्स बेटा दो शेल्स पे लिए हमने, दोनों पे पोटेंशियल हमने ऑलरेडी सीखा हुआ बेटा, कैपेसिटेंस होता है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का लिखना है हमें। हमने पहले अंदर वाले पॉइंट स्फीयर का पोटेंशियल लिखा बेटा, तो ये डिपेंड करता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आप यदि माइनस Q को अंदर की जगह बाहर वाले पे माइनस Q लिखते और अंदर वाले पे Q लिखते, तो क्या VA आपका बड़ा आता VB से? ये तो फिर भी 0 ही आता। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम यहां माइनस Q रखें यहां प्लस Q रखें। आप प्लस Q चाहे अंदर रखो बाहर रखो, आंसर सेम आना है। तो उस समय पे हम पोटेंशियल डिफरेंस को जो बड़ा होता है उसमें से छोटा माइनस कर देते हैं, हम इस तरह से सॉल्व आउट करते हैं। क्या बात समझ आ रही है सबको? दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहां से बेटा हमने पोटेंशियल लिखा, बेटा अंदर के पॉइंट पे इस अंदर वाले स्फीयर की वजह से सरफेस पे तो उतना ही होगा जितना नॉर्मली होता है। अब इसके बाहर के पॉइंट पे जब पोटेंशियल लिखना था हमें, तो वो होता है इस बाहर वाले की वजह से अंदर उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। अब बाहर वाले पे लिखा तो बेटा अंदर वाले की वजह से उसकी R दूरी जितनी है उतनी, और बाहर वाले की भी उतनी दूरी पे है। देखा गया तो एक्चुअल में कट के 0 हो गया, ये कुछ बचा, दोनों का सेपरेशन डिफरेंस लिया बेटा, वैल्यू आई रखी, आंसर आ गया। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A इज द आंसर। और यही हमने याद भी रख पाओ तो याद भी रखना, क्वेश्चन है बेटा अपने, और ये पूछा भी जाता है मल्टीपल टाइम्स। ये क्लियर?
यस सर। तो जल्दी से नोट डाउन करो बेटा इसे। सर ये टॉपिक सर हमारे कोर्स में नहीं है सर, शायद बोर्ड पे। बेटा डायरेक्टली नहीं है बट क्वेश्चंस में 100% मिल जाएगा हमें। यस सर। डायरेक्टली एनसीईआरटी में भी नहीं है बेटा, बट उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, तो फिर क्या क्वेश्चन फंस जाता है। ओके सर। सर 12th की फिजिक्स में सर प्रोजेक्ट मिलता है क्या? हाँ मिलेगा बेटा। सर हमें पता नहीं क्या दे रहे हैं सर, इलेक्ट्रिक कार लिख रखा है सर। अच्छा पता नहीं, 30 मार्क्स का रहता है बेटा, तो इट इंक्लूड्स प्रोजेक्ट वर्क प्लस प्रैक्टिकल फाइल प्लस प्रैक्टिकल, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है, तो ये सब 30 मार्क्स के होते हैं 12th में। सर ये बनानी पड़ेगी क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं, वो तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो गया, थोड़ा अच्छा बहुत सर कर लो। लिखना पड़ेगा उसके बारे में? काइंड ऑफ, वो डिपेंड करता है क्या प्रोजेक्ट डिसाइड कर रहा है ना। ओके सर। ऐसा कुछ बनाना नहीं होता बेटा, इतनी 12th क्लास में इलेक्ट्रिक कार कैसे बनाओगे बेटा। यस सर। पूरी इंजीनियरिंग होने के बाद ही नहीं बना सकते, पर डोंट सर वरी। सर सिंपल मोटर जोड़ के बना देते हैं। चलो जल्दी से लिख लो, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, सर डन। नीड नॉट टू वरी, वेरी बेसिक होता है बेटा। सर चैप्टर खत्म हो गया क्या? हाँ बेटा अभी बताते हैं, इस पे एक छोटा सा टॉपिक बचता है बट उसको थोड़ा बाद में करेंगे, बताऊंगा। अभी बेटू लिख लिया सबने? यस सर। गुड। चलिए एक छोटा सा टॉपिक है बेटा अपने पास में, इसमें जो रह जाता है दैट इज डाइलेक्ट्रिक्स से रिलेटेड है बेटा, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक्स। तो बेटा कहने तो छोटा टॉपिक है बट बहुत ज्यादा फंसाने वाला टॉपिक है ना। फंसाने वाला इन द सेंस कि थोड़ा पेचीदा है, तो एक्चुअल बेटा ट्रूली स्पीकिंग मेरे जो सेल्फ नोट्स है इस टॉपिक पे वो कोचिंग पे पड़े रह गए हैं, तो अब होपफुली जब लॉकडाउन खुलेगा देन, और तब तक शायद अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ भी लेंगे तो थोड़ा और आसान लगेगा ये, तो उसके बाद फिर बेटा इस टॉपिक को करेंगे। हालांकि मैं पढ़ा तो सकता हूँ अभी भी, बट खुद को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता मुझे जब तक इस टॉपिक का स्पेशली मेरे पास में ना रहे मेरा मटेरियल, सो दैट इज नॉट अवेलेबल विद मी, है ना। तो वी विल डू दिस लेटर ऑन, दैट्स द ट्रुथ। क्यों हम नहीं कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है, वी कैन डू बट अच्छे से करेंगे इसको, ठीक है। यस सर। मन भी नहीं मानेगा, आई डू नॉट हैव माई मटेरियल फॉर द टॉपिक अवेलेबल विद मी। चलो बेटा, और सच पूछो तो बुक्स वगैरह भी कुछ नहीं है मेरे पास यहाँ घर पे, है ना, सब कुछ वहीं पे पड़ा हुआ, सारी चीज़ें वहीं पे रहती है। अब तो 21 जून के बाद ही खुलेगी कोचिंग। क्या पता बेटा अब क्या सिचुएशन है, गॉड्स नोज क्या रहेगा क्या नहीं,
देखते हैं जो भी रहेगा, बट अरे बेटा ऑन मार्केट भी जाना आना नॉर्मल अलाउड हुआ, देन आई विल कैरी दैट, मैं उनको ले आऊंगा। नहीं सर, सेक्शन 144 लग गया ना 21 जून तक। अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं, लेट्स सी। तो बेटा एक छोटा सा टॉपिक है, दैट्स नॉर्मल थ्योरेटिकल, प्लस उसमें एक एक थोड़ा सा बेकार चीज आती है बेटा, पोलराइजेशन डेंसिटी और पोलराइजेशन के बारे में। तो वो हम वहीं से करेंगे, क्योंकि दिस इज अ वेरी टिपिकल टॉपिक है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म्स इन्वॉल्व होती है इसमें थोड़ी सी, तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। सो आई हैव वेरी गुड नोट्स मेड ऑन दिस, तो वो एक बार मेरे पास रहते हैं तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ इसमें। सो विल डू दिस लेटर ऑन, ठीक है, गुड। अदर देन दिस वी हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द चैप्टर। जो एक एडिशनल क्वेश्चन है बेटा, एक बनता है हमारा एक एक्स्ट्रा टॉपिक, वो अपना यहाँ से बन सकता है, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बहुत बेसिक्स, बहुत सिंपल सी चीज, इसको ध्यान रख के खत्म करेंगे बेटा। चलिए तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और काम क्या है आप देखो, काम करोगे तभी फ्रूटफुल रहेगा। प्लीज फिनिश द चैप्टर क्वेश्चंस, पहले एग्जाम्पल्स फिनिश करो और फिर पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस फिनिश करना शुरू करो, एंड कीप सेंडिंग मी डाउट्स, ठीक है। और इसी का बेटा आपने क्वेश्चन सेंड किया था, विल डिस्कस दिस, है ना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे अपन उसे, ठीक है सर। ठीक है, ये बस याद दिलाना मुझे, वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट क्लास। चलिए बेटा, तो अब क्या करें हम सर, छोटी सी चीज, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर शुरू करते हैं अपना। इस चैप्टर की एक खास बात यह है कि बहुत सारी चीजें तुमने 10th क्लास में पढ़ी है, और एक बेकार बात यह है, जो 10th क्लास तक पढ़ा है उसमें से कुछ नहीं आता एग्जाम में, है ना, रेयरली कुछ आएगा गलती से, तो ये थोड़ी सी बेकार चीज भी है। तो सर क्या 10th तक पढ़ा हुआ बिल्कुल भी काम का नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, बहुत काम का है, बट और उसकी वजह से तुम्हें स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर थोड़ा आसान भी लगता है, टिल वी विल स्टडी ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ थोड़ा जहां जब तक पढ़ते हैं ना हम थोड़ा सा ओम्स लॉ के बारे में, तब तक का चैप्टर तुम्हें थोड़ा इजी लगता है, और ऐसा लगता है पढ़ी हुई है चीजें, सर ये तो आ रहा है सर ओम्स लॉ भी सर पढ़ा था सर 10th में, है ना बेटा, वही मैं बोल रहा हूँ। तो वहां तक तुम्हें थोड़ा सा वो लगेगा कि चलो ठीक ठीक है, बट जब हम ओम्स लॉ का डेरिवेशन करना शुरू करते हैं ना, ओम्स लॉ को डिराइव करते हैं और सारी चीजें करते हैं, वहां पे फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब तक हमने केवल डायरेक्ट सीख लिया था कि V इक्वल टू आई आर, बट यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि V इक्वल टू आई आर एक्चुअल में ओम ने लाया कैसे था रिलेशन, और वो कहाँ से आया और उसके क्या इम्प्लीकेशंस है, और एक्चुअल में वो किन किन पे आज तक बेटा हम पढ़ते आए हैं, सबने पढ़ा होगा R इक्वल टू रो एल बाई ए, और हम बेटा हमेशा कहते थे रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एटसेट्रा एंड इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। आई होप रिमेंबर है ये बात सबको? यस सर। सर वो टॉपिक लेसन कितने पेज छोड़े सर पहले चैप्टर के? अच्छा बेटा कौन सा सर जो आप अभी छुड़वा रहे हो सर, पोलैरिटी और वाला? हाँ बेटा ये कर लेंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है, और करंट के बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ज्यादा बड़ा नहीं है, टेंशन मत करो। ओके सर। तो दिस इज रो, सो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आप सबको पता है, बट इस चैप्टर में हम एक्चुअल में सीखेंगे कि ये रो की डिपेंडेंस कैसे आती है, ये रो का फॉर्मूला क्या होता है, इवन ये सब चीजें भी देखेंगे इंटरनली। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है हल्की सी, बट स्टिल पढ़ी हुई चीजें हैं तो आसान लगेगी हमें थोड़ी सी। तो शुरुआत करें बेटा, सबसे शुरुआत में आपका एक ही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, जब भी आती है बात, और ये एक ऐसी चीज है जो सबको पता है, सबने देखी हुई है, इवन हम जो सामने बैठ के क्लास ले पा रहे हैं सब कुछ करंट की वजह से है, बैटरी डिस हो गई कुछ नहीं कर पाएंगे, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिक करंट बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे सब कुछ डिपेंड करता है, एंड वी ऑल नो दिस थिंग, एवरीथिंग अराउंड अस इज डिपेंडेंट ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। यदि इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो सोच सकते हो कि लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स रहेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ेगा, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी फिर, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चिल्ड्रन करंट इलेक्ट्रिसिटी इन डे टू डे लाइफ। इवन मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, तुमसे ये भी पूछ दिया जाए व्हाट इज इंपॉर्टेंस, तुम सब इस पे बखान कर सकते हो, दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो बेटा सवाल की बात करें तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलते हैं, थोड़ी पुरानी चीजों की तरफ चलते हैं, हमारे पास में है ना बेटा, यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा, तो ओल्डर टाइम्स में क्या किया गया कि करंट प्रोड्यूस के भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको पता होगा, 10th क्लास में ही पढ़ा था, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाके थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। हमने सबने नाम सुना होगा ओरेस्टेड का,
और फेराडे का Yes, sir. कभी लाइफ में। तो बेटा सर फराडे का सुना हुआ है सर। हाँ, तो बेटा फेराडे जो साइंटिस्ट थे, तुम्हें पता हो तो इन्होंने एक फिनोमिनन दिया ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Yes, ये sir. क्या होता है सर? कभी तो सुना होगा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बेटा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। जनरेटर का प्रिंसिपल भूल गए सब कुछ ही 10th का? नहीं सर, याद है. तो बेटा फेराडे ने प्रिंसिपल दिया था कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक करंट, और उसी को प्रिंसिपल को यूज किया जाता है बेटा जनरेटर्स में। तो बहुत पुराने टाइम पे बेटा जब बेटा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होना शुरू हुआ विद द हेल्प ऑफ फेराडेज मेथड्स, फेराडे के मेथड से बेटा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन शुरू हुआ काफी टाइम पहले। तो फेराडे ने जो हमें ईएमआई का कॉन्सेप्ट दिया उसके बेसिस पे जनरेटर्स क्रिएट हुए। अब हुआ क्या बेटू, देखो जनरेटर बनाने के लिए दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते थे, एसी जनरेटर भी हो सकता था और डीसी जनरेटर भी हो सकता था, दोनों अवेलेबिलिटी थी। अब क्या किया गया, उस समय पे बेटा कन्वेंशन कह लो या उस समय पे लोगों की थोड़ी लेस अवेलेबिलिटी कह लो कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीसी वाज लेस। तो उस समय पे मेजोरिटी ऑफ जगह देखोगे आप या सब जगह ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड वी फाइंड दैट द नॉर्मल हाउस और जो कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज बेस्ड ऑन द एसी सिस्टम, वो सारा एसी सिस्टम पे बेस्ड है। हालांकि आगे जाके डीसी सिस्टम पे बहुत इन्वेंशन और बहुत सारी चीजें डेवलप हुई। कई बार बेटा हमें ये बोल दिया जाता है कि एसी बेटर होता है डीसी से इसलिए एसी लगाया गया, ये टोटली बकवास है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ चीजों में एसी डीसी से बेटर होता है, छोटी क्लासेज में हमें सिखाया जाता है और याद भी रखवाया जाता है, बट ट्रुथ इज कि यदि हमारा सेटअप डीसी का होता है तो आज के टाइम पे जितना हम एडवांसमेंट डीसी में कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत फायदे होते हैं डीसी सेटअप के भी। बट सिंस बेटा कंट्री वाइड ये चेंज करना इम्पॉसिबल है, आप भी समझते हो, पूरी कंट्री वाइड बेटा बहुत पहले से शुरुआत ही जब इससे हुई, किसी भी कंट्री में तुम ये नहीं है कि 10 दिन 20 दिन 10 दिन 20 दिन की प्रोसेस भी नहीं है कि कुछ महीनों के लिए लाइट्स वगैरह सारी बंद कर दी जाए कंट्री की और सिस्टम को नए सिस्टम पे लाया जाए। दिस इज एक्चुअली नॉट फिजिबल टू डू। तो अब वो चेंज कहीं पे भी हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आ रही है मेरी सबको? तो Yes, sir. ऐसा कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है, हमें आप बुक्स में भी देखोगे तो अपने लेवल पे बेटा बोल दिया जाता है कि एसी बेटर होता है डीसी से इसलिए एसी, ऐसा कुछ नहीं है। पुराने टाइम पे बेटा पता नहीं था इसलिए और सब जगह एसी सिस्टम लगा दिए गए और उसी को पूरे वर्ल्ड ने फॉलो अप कर लिया, और अब उसका चेंज हो पाना पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज सब चाहते हैं कि चेंज कर दे। तो काफी सारी चीजें हैं डिटेल्ड इन सब पे बेटा, जब हायर क्लासेज में जाते हैं तो चर्चाएं होती हैं, बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा मैं ऐसा क्यों बेटर है क्यों नहीं है या क्यों ये है, हम बेसिक बेसिक बता रहा हूं कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट बेटा आज के टाइम पे नहीं रहा कि एसी बेटर है इसलिए वैसा किया गया था, नहीं। द ट्रूथ इज उस समय एसी अडॉप्ट कर लिया गया था जो सारी जगह फैला हुआ था। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी? पहले एसी से शुरू करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, बताया जरा कोई भी। सबको पता है, मुझे पता है, कहीं ना कभी जिंदगी में सबने पढ़ी हुई है। डीसी एंड एसी। सर जिसका डायरेक्शन सर रिवर्स हो जाए। तो बेटा करंट, when current changes its polarity, its direction, डायरेक्शन का मतलब यहां बेटा होता है पोलरिटी से, है ना, क्या सेंस है भी बात करेंगे, पोलरिटी विद टाइम, तो ऐसे करंट को हम बोलते हैं एसी करंट। थोड़ा शॉर्ट में लिखा है मैंने, आई होप आप समझ पाएंगे। डीसी करंट क्या हो जाएगा बेटा? सर इसका डायरेक्शन होता है सर एक। when current direction remains same, current direction means polarity do not change with time, ऐसा लिख लेते हैं बेटा, do not change with time, पॉजिटिव टू नेगेटिव, do not change with time। बेटा मैं कुछ डायग्राम्स बना के तुम्हें डिफरेंशिएशन बता रहा हूं, देखो बेटू।
यहाँ पे करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम को। तो बेटा कोई करंट ऐसा है, बहुत कॉमन फॉर्म जो हमारे डे टू डे लाइफ में आती है। तो ये देखो प्लस भी है बेटा कुछ जगह माइनस भी है, तो ये कैसा करंट हो गया? दिस इज AC करंट। बहुत बढ़िया। अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो बेटा, कैसा है? DC। डीसी। बेटा देखो कंफ्यूज कभी नहीं होना है, डीसी का मतलब ये कभी नहीं होता करंट कांस्टेंट, डीसी का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो ये करंट कम ज्यादा हो सकता है, बट इफ डायरेक्शन और पोलरिटी इज सेम, हर जगह प्लस है बेटा, तो ये डीसी है। और देखो एग्जांपल्स, आईटी, कैसा है? AC। अगेन एसी। AC। आ रहा है समझ में? यस सर। और देखो बेटा, आई का टाइम के साथ ऐसा बिहेवियर, अगेन डीसी। डजेंट DC। मैटर वो गिर सकता है नहीं गिर सकता, यदि वो हमेशा जितने टाइम तक वो सेम तरफ है तो इट विल बी ए डीसी। तो मेरे ख्याल से डीसी और एसी का बेसिक डिफरेंस समझ में आता है डेफिनेशन का। व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी? यस सर। क्लियर है सबको? गलत मत करना, बच्चे क्या करते हैं, इनको डीसी नहीं बोलते, उनको लगता है ये भी एसी है, नहीं ये डीसी ही है। तो जल्दी से बेटा क्विकली लिखो, देन फिर करंट की डेफिनेशन से शुरू करते हैं हम कहानी। ये वैसे चैप्टर का पार्ट नहीं है, बट आई बिलीव दिस अंडरस्टैंडिंग इज वेरी मच नेसेसरी, इसलिए बता दिया है बेटा। क्विकली आगे बढ़ते हैं, फिर जल्दी से लिख लो इसे। करंट की डेफिनेशन क्या होती है, कौन बताएगा? चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। द फ्लो ऑफ चार्ज। गुड, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं बेटा स्पेसिफिकली अपन, है ना? यस सर। चलो बेटू आगे बढ़ते हैं अपन, बढ़ू में आगे? यस सर। चलो अब शुरू करते हैं बेटा एक्चुअल में हमारी कहानी का। तो करंट को डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? इन प्रैक्टिकल सेंस वी डिनोट इट विद द सिंबल आई। So we say that rate of flow of charge is known as current. Just a very simple definition. Rate of flow of charge from a given cross section area, चाहे तो वर्ड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स ऑल्सो फाइन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज करंट। तो बेटा रेट के चार्ज के फ्लो की रेट को हम क्या बोलेंगे? करंट बोला करेंगे। तो मैथमेटिकली इसको कैसे डिनोट किया जाता है बेटा, ध्यान से समझना। I इज रिटन एज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस की बात करें तो बेटा आपको इन शॉर्ट
सिखाया था कि इंस्टेंटेनियस डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। So I can be written as delta q upon delta t, and it can also be written as dq upon dt, where delta q is the charge flown in time delta t। डेल्टा टी टाइम में बेटा कितना चार्ज फ्लो हुआ। अच्छा, इसकी यूनिट्स की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी बताओ जरा। कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड। तो एम्पियर होते हैं। हाँ बेटा, उसी को एम्पियर बोल देते हैं ना, इसके नए नाम को एम्पियर बोल देते हैं, एम्पियर के नामकरण के ऊपर। सो कूलम पर सेकंड को एक नया नाम दिया जाता है बेटा एसआई में, जिसे हम बोलते हैं एम्पियर। वी डिनोट इट विद द सिंबल कैपिटल ए। वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेटा करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। I is equal to delta q upon delta t is the formula बेटा, वेरी बेसिक, इक्वल टू dq upon dt। जहां डेल्टा क्यू अपना चार्ज फ्लो हो गया, dq बाई dt बेटा डिफरेंशिएशन है, तो हमें आना चाहिए, वो अभी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, इस पे टेंशन मत करो आप। तो यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर। कैसी क्वांटिटी है ये, करंट को बेटा हमारे लेवल पे हम स्केलर मानेंगे हमेशा। बोर्ड कभी भी पूछे हमें आंसर स्केलर ही करना है। और इसका डायरेक्शन भी तो होता है। बिल्कुल होता है बेटा, बट दिस इज नॉट अ वेक्टर। और तो टेंसर बोला था ना। हाँ बिल्कुल, मैंने पहले बताया होगा कभी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी पूछते हैं बेटा तो हमें आंसर करना है टेंसर। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना, बस ये याद रख पाओ तो, अदरवाइज याद तो यही रखना है, सबसे ज्यादा काम कीजिए, बोर्ड में हमें ये वर्ड यूज नहीं करना टेंसर है। क्या होता है मेरा टेंसर इज ऑल्सो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो अपने सिलेबस से परे है, हम उस पर डिस्कस नहीं करते हैं ना। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दो ही तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, स्केलर और वेक्टर, है ना। तो बेटा अपने सिलेबस में सिंस हम टेंसर स्टडी नहीं करते हैं, इसलिए इसको किस कैटेगरी में अलाइन कर दिया जाता है, क्योंकि बेटा ये वेक्टर नहीं है, स्केलर। तो इसको वेक्टर बोलना बहुत गलत हो जाता है। तो अपने लेवल पे फिर बच्चों को बताया जाता है कि स्केलर है। तो बोर्ड में तो कभी भी पूछते हैं तो करंट को हम क्या मानेंगे, हमेशा स्केलर, बट एक्चुअल में ये टेंसर होती है। वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछेंगे नहीं बेटा आपसे ऐसा सब जो विवाद करता है, एक बार आया हुआ है आज तक, तो उसमें भी बहुत सारे लफड़े हुए थे कि एनसीईआरटी में तो स्केलर लिखा हुआ और फिर टेंसर बोल रहे हो, तो काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। बट फिर उसके बाद में तो कभी आया ना आएगा, बट आ जाए तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो रियलिटी है वही आंसर करनी है, बाकी हमारे लिए बोर्ड्स में पूछने पे आंसर इज स्केलर। क्लियर है? यस सर। तो टेंसर क्या होते हैं, बियॉन्ड द स्कोप, बहुत भारी चीज होती है समझ लो, तो अभी उन सब पे चर्चा नहीं करनी है हमें। सो दिस इज अबाउट इट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आई इक्वल टू ये, यूनिट बेटू हो जाएगी कूलम पर सेकेंड, एम्पियर, करंट स्केलर, हमें हमेशा यही ध्यान में रख के काम करना है, दैट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बेटा। गुड, चलिए जल्दी से इसे लिखो और फिर एक क्वेश्चन करके बताओ। चार्ज इज गिवन एज टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। फाइंड पहला पार्ट, चार्ज फ्लोन फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। दूसरा पार्ट बेटा, सेकेंड पार्ट, फाइंड एवरेज करंट, एवरेज करंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3। थर्ड पार्ट, फाइंड करंट एट t इक्वल टू 3। सर 2 लाइन पढ़ाई और सवाल दे दिए इतना बड़ा। इट इज वेरी मच डूएबल, वेरी इजी ऑल्सो, डू क्विकली।
और ये टी इसका -2t प्लस आई है ना? 1 बेटा 1, ओके सर। दिस इज 1 नॉट आई। बताओ जरा जल्दी से बेटू, क्या आंसर आ रहे हैं? सो फर्स्ट के अंदर 1 और 4 1 और 4 बेटा चार्ज फ्लो बताना है ना, फ्लो निकालो कितना हुआ, डेल्टा क्यू। चार्ज फ्लो का मतलब डेल्टा क्यू। हाँ बोलो। फर्स्ट का 4। फर्स्ट का 4 मुझे पता नहीं बेटा, आंसर अभी निकालेंगे अपन। और सेकंड का सर इसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना? नहीं बेटा, इंटीग्रेशन कुछ नहीं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। क्यों इंटीग्रेशन करना है एवरेज करंट? सर मेरा फर्स्ट का 3 आ रहा है। यस सर, मेरा भी 3 आ रहा है। अच्छा अच्छा। सर सेकंड का 1 आएगा क्या? अभी सॉल्व कर लेते हैं बेटा। चलो देखो बेटा, गलती नहीं करोगे तो डेफिनेटली आएगा। फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, आपसे पूछ रहा है चार्ज फ्लो फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3। तो पहले t इक्वल टू 0 पे चार्ज निकालो। तो t इक्वल टू 0 पे जब आपने चार्ज निकाला तो बेटा q इनिशियल बोल दो उसे, वो आ गया आपका 1। इसी तरह t इक्वल टू 3 पे निकाल लो तो उसको q फाइनल बोल दो बेटा, तो वो आ जाएगा 3 स्क्वायर 9 माइनस 6। तो 9 माइनस 6 3 प्लस 1 4। तो बेटा डेल्टा क्यू कितना हो गया? डेल्टा क्यू हो गया 4 माइनस 1, दैट इज 3। यस, फर्स्ट का आंसर इज 3। जो भी इसकी यूनिट्स है, कुलम में दिया हुआ है तो कुलम। गुड बेटा, Yes, sir. समझ आया कहाँ गलती कर रहे थे? 4 आंसर आया है तो हमें चार्ज फ्लो निकालना है ना बेटा। तो 0 पे इतना था, 3 पे इतना है, तो इतना चार्ज गया। करंट कितना, एवरेज करंट क्या हो जाएगा बेटा? तो आई एवरेज सिंपल डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी बेटा। तो डेल्टा क्यू कितना है? 3 और टाइम भी 3। तो आंसर कितना आया? 1 एम्पियर। 1 तो एवरेज करंट कितना फ्लो किया? 1 एम्पियर। अब करंट एट 3 निकालना है तो बेटू कितना होगा? तो बेटा यहां से इंस्टेंटेनियस। अब ये देखो किसी स्पेसिफिक टाइम पे पूछ रहा है तो उसके लिए बेटा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो बेटा यहां पे सॉल्व किया हमने, तो डी क्यू अपॉन डी टी करो, कितना आ रहा है? 2t माइनस 2। तो यहाँ पे 3 रख दो की जगह। तो आई एट टी इक्वल टू 3 कितना हो गया? t इक्वल टू 3 हो जाएगा बेटा अपने पास में 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2। सो दिस कम्स आउट टू बी 4 एम्पियर। क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो फर्स्ट में इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, डिफरेंशिएशन नहीं होगा? क्यों फर्स्ट में क्यों होगा बेटा?
चार्ज पूछ रहा है, चार्ज दिया हुआ है तुम्हें। ठीक है। फर्स्ट में क्यों डिफरेंशिएशन किया बताओ मुझे। बेटा सिंपल बात समझो, मैं आपको ये बोलूं, समझना मेरी बात। मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास रुपए है, और वो रुपए कैसे है मेरे पास, देखना बेटा। कि मान लो रुपयों का फंक्शन है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। लेट से मैं जिस जगह जाता हूँ, ये जगह के हिसाब से मेरे पास रुपए मिलते हैं मुझे। तो मैं पूछूं x इक्वल टू 0 पे कितने रुपए थे मेरे पास, क्या आंसर आएगा? हाँ 1। मैं पूछूं x इक्वल टू 3 पे कितने रुपए थे, आपके पास आंसर आया था x इक्वल टू 3 पे जब पहुंचा तो 3 रख दो इसमें। 9 प्लस 15। 6, 9 6 15 1 16। अब मैं पूछूं मेरे रुपयों का चेंज कितना आया 0 से 3 जाने पे, आंसर 15। यही तो मैंने पूछा था इनडायरेक्टली तुमसे, और क्या पूछा बताओ। चार्ज दिया हुआ है, हम पूछ रहे हैं बेटा कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 पे कितना चार्ज आया, तो आंसर आ गया, देखो कितना आसानी से। गुड। यस सर, अब Yes, समझ sir. आ गया। बेटा अंडरस्टैंड कर पा रहे हो यस सर। या पहले ही क्वेश्चन में हम ढेर। क्लियर है बात? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा हमने क्या देख लिया कि कोई भी क्वेश्चन नॉर्मल जो आता है वो किस तरह से किया जाता है, या बेटा कैसे होगा अपना क्वेश्चन। सो दैट वाज रिलेटेड टू अ वेरी बेसिक पार्ट ऑफ करंट। अब बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं, और अगली बारी में आप मुझे उसके बारे में डिटेल्स थोड़ी सी बताने वाले हैं। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? बेटा हम स्टडी कर रहे हैं मेनली करंट फ्लो इन अ कंडक्टर। तो बेटा आप सबको पता है कंडक्टर क्या होता है, कोई भी एक कंडक्टिंग मटेरियल है जो हमारे घरों में जैसे वायर होते हैं। बेटा आप सबको पता है जब मैं स्विच ऑफ कर देता हूं तो क्या करंट जाता है क्या वायर से? नो No, सर। sir. हम बेटा शुरू से हमेशा सीखते आए हैं कि कंडक्टर इज अ सब्सटेंस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो व्हिच हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट की डेफिनेशन क्या हुई? करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो बेटा मेरी बात को ध्यान से समझना, यदि यहाँ पे कंडक्टर रखा हुआ है तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है क्या? है ना सर? तो फिर करंट क्यों नहीं बह रहा जब तक इसको मैंने स्विच ऑन या कुछ और नहीं किया? सर ये एक्साइटेबल नहीं है। सर फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा है, रुका बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल फ्लो कर रहे हैं बेटा, किसने कहा? मेटल में सर बीच में कनेक्शन नहीं है दो तारों का। थोड़ा बहुत कह सकते हैं, फिर भी नहीं एग्जैक्टली। एक्चुअल में समझो बेटा, मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं, समझना मेरी बात को ध्यान से। वी से दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो क्या इस कंडक्टर में हमारे पास में फ्लो नहीं हो रहे चार्ज? 100% फ्लो हो रहा है, चार्ज जा रहा है एक से दूसरी जगह, मूव कर रहे हैं चार्ज, जो चार्जेस इन मोशन है। बिल्कुल चार्ज मोशन में 100% है। किसी भी वायर रखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें चार्ज नहीं है, उसमें चार्ज भी होते हैं, चार्ज मोशन भी करते रहते हैं, बट फिर भी करंट नहीं होता, और चालू करते ही करंट आ जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्या लगता है हमें? सर्किट ही तो ब्रेक होता है स्विच की साइड से। सर्किट तो ओपन है सर। सर्किट ये तो कहने की बात है, सर्किट ओपन क्लोज ठीक है टेक्निकल टर्म्स, और कुछ? चलो बेटा देखो, सर ये एक्साइट नहीं रहते। समझो, बात को समझने की कोशिश करना है बेटा। बेटा होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मोशन में भी है, बट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, जब हमने कोई कनेक्शन इनको मतलब सॉरी जब हमने कोई कनेक्शन इनको नहीं दिया है, तो बेटा जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, विदाउट एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैव थर्मल मोशन। इलेक्ट्रॉन्स का कैसा मोशन होता है बेटा?
थर्मल मोशन होता है। थर्मल मोशन का मतलब वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से घूमते हैं, टेम्परेचर वगैरह मटेरियल को उसकी वजह से अंदर में रेंडमली मूव करते रहता है वो, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंटिन्यूअस रेंडम मोशन। ये बेटा बहुत रैंडम मोशन में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स अंदर में। तो होता क्या है, थोड़ा बात को समझने की कोशिश करना बेटा। इलेक्ट्रॉन्स तो है, थर्मल मोशन में भी है, बट इनका मोशन बहुत रैंडम है। रैंडम का मतलब क्या, कोई भी इलेक्ट्रॉन के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है बेटा भटकने के लिए। वो कहीं का भी कहीं भी घूमते रहते हो, टकराते रहते हैं आपस में। न्यूमेरस टाइप ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है इनके पास। इनका मोशन कुछ ऐसा होता है बेटा विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से समझना कि मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन शुरू किया, कोई एक इलेक्ट्रॉन का हम मोशन देखना चाह रहे हैं बेटा। मान लो वो इधर गया थोड़ी देर के लिए, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसे कंडक्टर बहुत वायर बहुत पास होता है, बट थोड़ा फील के लिए। मान लो उसके बाद वो ऐसे आगे बढ़ा, मान लो ऐसे आगे बढ़ा, ऐसे कुछ आगे बढ़ा, फिर कुछ ऐसे आगे बढ़ा। इफेक्टिवली बेटा ये देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट यदि हम ऑन एन एवरेज निकालते हैं तो वो 0 आ जाते हैं। जब हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड या एक्सटर्नल फोर्स को नहीं सेटअप किया तो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स थर्मल मोशन में है, डेफिनेटली है, और वो मूव भी कर रहे हैं, बट द मोशन इज जिगजैग टाइप रेंडमाइज्ड मोशन। उनकी कोई फिक्स नहीं है, थोड़ी देर के लिए इधर दौड़ा, फिर से किसी से टकराया, फिर डायरेक्शन बदल गई, फिर इधर दौड़ा मान लो, फिर किससे टकराया, फिर डायरेक्शन बदल गई, फिर इधर दौड़ा, फिर इधर भी। इफेक्टिवली जब देखा गया तो ऑन एन एवरेज इनका डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाता है। So definitely they are flowing, but if I talk about the net flow कि क्या इफेक्टिव नेट फ्लो नजर आ रहा है हमें, so the truth is effective net flow comes out to be 0। बातें समझ में आ रही है थोड़ी बहुत। एंड एक सच्चाई ये भी है बेटा, आप आगे चल के सेमीकंडक्टर में देखेंगे कि इवन ये जो थोड़ा मोड़ा फ्लो भी होता है ना, ये भी करंट लेके आता है, एंड दैट करंट इज ऑफ माइक्रो एम्पियर ऑर्डर। तो सच्चाई बताऊं तो बेटा माइक्रो एम्पियर का करंट नॉर्मली हमारे यूज होता नहीं है, या फिर नॉर्मल यूजफुल नहीं होता। दिस इज ऑफ वेरी नेग्लिजिबल, प्रैक्टिकल पर्पस से नहीं, कुछ स्पेसिफिक पर्पस से यूज लिया जाता है, दैट इज केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। बट यहाँ पे इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है, नेग्लिजिबल करंट मानते हुए हम उसको मानते ही नहीं है, कंसिडर ही नहीं करते। हाँ, सेमीकंडक्टर में जाएंगे तो इसे कंसिडर करने लगेंगे, वो सब आगे की चर्चा है बेटा, इसलिए वो सबसे एंड में पढ़ाया जाता है। क्या समझे हम, क्यों फ्लो नहीं करता? इवन डिस्पाइट ऑफ द थर्मल मोशन और देयर मोशन इज ऑलवेज रैंडम लाइक दिस जिगजैग टाइप का, द नेट डिस्प्लेसमेंट इज फाउंड टू बी 0। तो हम क्या बोलते हैं बेटा, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 0। उनका कोई भी नेट फ्लो हमें देखने को नहीं मिलता है। दैट इज वाई वी से दैट करंट जो है बेटा वो कंडक्टर में विदाउट एक्सटर्नल फील्ड हमें देखने को नहीं मिलता। क्या ये छोटा सा पॉइंट समझ में आया हमें? यस सर। इफेक्टिवली बेटा एक तुम्हें आइडिया भी दूं तो बेटा अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब का ऑर्डर होता है। मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लिया जाए तो इतने सारे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं ऑन एन एवरेज, मतलब 10 टू द पावर 25-30 की रेंज में तक जाते हैं। तो ये दिस नंबर इज वेरी वेरी ह्यूज। 1 मीटर क्यूब कितना सा होता है तुम अंदाजा लगाओ, बहुत छोटा सा। 1 मीटर क्यूब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसमें इतने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होंगे तो सोचो कितने कोलिजन्स और कितना सब चल रहा होगा। तो इफ दे आर नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, दे आर मूविंग रैंडमली, तो उनका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन नील आ जाता है। दैट इज व्हाई वी कैन नॉट सी द इलेक्ट्रॉन करंट फ्लोइंग इन अ केप्ट वायर और अ नॉर्मल वायर। गुड, यहां तक सी का बात? यस सर। तो इसको ध्यान में रखेंगे बेटा। यही से हम हमारी कहानी को अगली बार आगे बढ़ाएंगे। अब हम देखेंगे कि कैसे बेटा बैटरी या एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करने से करंट फ्लो करने लगता है, और वो फिर उसकी सारी चर्चा करेंगे कि उसका डिपेंडेंस क्या है और चीज़ों पे कैसे वेरी करता है, क्या रहता है। वही से फिर ओम्स लॉ का डेरिवेशन होगा। तो ये सारी बातें हम अगली बार करेंगे इसके बारे में। तो बेटा कैपेसिटेंस चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स करना शुरू करें। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास एंड विल कंटिन्यू विद द चैप्टर। ओके सर टेस्ट का बता देना सर, कब लोगे?
सैटरडे मान के चले बेटा वैसे तो, है ना, क्योंकि बेटा एक वीक पहले से डिसाइडेड है और मोस्टली वी विल नॉट चेंज, बाकी विल सी, मोस्टली सैटरडे मान के चले हम, ठीक है सर। सैटरडे को सर को स्कूल का टेस्ट था ना सर, मैं इसलिए बोला सर बैठ के पढ़ लेंगे अच्छे से। चलो देख लेंगे बेटा अपन, ठीक है। ओके सर। चलो तो बेटा इसको लिख के कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।